बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल दोम के तलबा तालबात, आज का लेक्चर नंबर 8 हिस्सा इंशाइया से मुतल्लक है। मेरे बेटे जो पेपर आपका उर्दू का है वो 20 नंबर मारूज़ी का है, जिसमें से 15 नंबर का पेपर ग्रामर का था और 5 नंबर कसीरुल इंतखाबी सवालात के हैं, जो आपको जब नसर पढ़ाई जाएगी तो उसमें से वो मुंतखब होते हैं। हिस्सा इंशाइया की बात हो रही है, कुल नंबर इसके 80 हैं और आज मैं आपको इसके आगाज़ कर रहा हूँ कि ये हिस्सा इंशाइया जो पेपर है 80 नंबर है, बड़ा अहम तरीन हिस्सा है। तो इसको हल किस तरह से करना है, इसका दुरुस्त तरीका क्या है। तो मेरे बेटे सवाल नंबर 1 तो मारूज़ी हिस्से में होता है, सवाल नंबर 2 से हिस्सा इंशाइया उसका आगाज़ होता है और पहले सवाल के 2 जुज़ होते हैं। पहला हिस्सा जो अल्फ़ कहलाता है, नज़म के अशार की तशरीह होती है और 2 शेर आते हैं या एक बंद आता है जो 2 अशार पर मुश्तमिल होता है। जो उर्दू की आपका निसाब है उसमें जो नज़में शामिल हैं उनमें से ये हिस्सा मुंतखब होगा पेपर में। और इसकी तरतीब नंबरों की जो है वो नज़म के उन्वान का 1 नंबर है और शायर के नाम का 1 नंबर है और फिर 8 नंबर तशरीह के हैं। ये कुल नंबर जो हैं वो 10 बन जाते हैं। इसी तरह से जो हिस्सा बे है इस सवाल का, गज़ल के अशार की तशरीह है और इसकी नंबरों की तरतीब ये है कि ये 3 अशार गज़ल के जो हैं वो एक ही गज़ल से मुसलसल 3 अशार जो हैं वो मुंतखब किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता, 10वीं जमात में तो ऐसा होता है 10th में आपके साथ कि नज़म और गज़ल के अशार मिले जुले दिए होते हैं मुख्तलिफ शायरों के, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। नज़म भी एक ही शायर की एक ही उन्वान की नज़म, एक ही नज़म में से मतवातर तसलसल के साथ 2 अशार, ये भी नहीं कि एक नज़म का पहला शेर और एक आखिरी हो, इस तरह से नहीं होता, बल्कि इकट्ठे दिए जाएंगे। और गज़ल में से भी किसी भी गज़ल में से, मसलन मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल है, जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नोहा गरी का, तरतीब से ही दिए जाएंगे। एक ही शायर के एक ही गज़ल से और तरतीब से 3 शेर दिए जाएंगे और 1 नंबर शायर के नाम का होगा, एक ही दफ़ा लिखना है और 3 नंबर हर शेर के अलग अलग और फिर टोटल कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद नज़म और गज़ल में से जितने नंबर आपने 20 में से लिए होंगे वो लिख दिए जाएंगे। बिलफर्ज आपने 16 लिए हैं तो ये आपके 16 नंबर 8 जमा 8 यानी 8 आपने नज़म से ले लिया, 8 आपने गज़ल से ले लिए। तो इस तरह से ये इकट्ठे पेपर में कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो सवाल आता है सवाल नंबर 3 है, ये नसर पारे की तशरीह है, यानी पैराग्राफ दिए जाएंगे और पेपर में 2 पैराग्राफ आपके नसरी असबाक में से दिए गए होंगे। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से लेके अयूब अब्बासी तक जो 14 सबक आपके बन रहे हैं, उन्हीं में से 2 पैराग्राफ का जो मुमकिन है वो इंतखाब करके पेपर में दिए होते हैं। तो उसके 15 नंबर टोटल हैं। एक पैराग्राफ की तशरीह आपने करनी है, 2 की नहीं करनी। उसमें से आपने मुंतखब कर लेना है कि जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, जिसमें आप आवाज़ ज़्यादा दे सकते हैं। तो हवाला मतन ये 2 नंबर होते हैं, यानी सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम, ये हवाला मतन कहलाता है। उसके साथ आप सिनफ़ और माखज़ भी लिख सकते हैं। ये मैं जब तशरीह के बारे में बताऊँगा तो पूरा स्केच बना के आपको सियाक़ व सबाक़, और फिर उसके बाद सियाक़ व सबाक़ आता है। सियाक़ व सबाक़ 3 नंबर का होता है और उसके बाद तशरीह का आता है। तशरीह जो है वो 10 नंबर की होती है। तो 1 जमा 1 जमा 3 जमा 10 ये 15 नंबर टोटल बनते हैं पैराग्राफ की तशरीह के। और ये बड़ा अहम सवाल है, इसमें बहुत सारे तुलबा तालबात जो है वो मार खा जाते हैं और 7-8 पे आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आप 10वीं में आपने सलीस जो है ना पैराग्राफ की सलीस की होती है और आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी वगैरह लिखे होते हैं, लेकिन 11वीं में भी आके बच्चा जो है उसी डगर पे चलता है और अपनी तरफ से वो मुश्किल अल्फाज के मानी लिख देता है और फिर उसके बाद से तशरीह की जगह पे वो जो है वो सलीस लिख के आ जाता है। सलीस और तशरीह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सलीस में तो आप सिर्फ उस पैराग्राफ को आसान लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं, लेकिन तशरीह में आप खोल कर बात को बयान करते हैं और आप बहुत सारे जो हैं वो अमदादी चीज़ें उसमें डाल देते हैं और उसमें आप हदीस से, कुरान और हदीस से आप फ़ायदा उठाते हैं, अशार से आप अक़वाल वगैरह लिखते हैं। बहुत सारी बातें आप जो है कोटेशनें उसमें जो है वो दर्ज कर देते हैं कहीं से। तो ये तशरीह जो है वो एक वाज़े बड़ा जो है फ़र्क है उसका सलीस से, और इसकी लेंथ भी, तवालत भी जो है वो
सलीस से कहीं ज़्यादा है, तशरीह कम अज़ कम जो है वो 1.5-2 सफ़े की होती है, 1.5 से 2 सफ़े के दरमियान मुकम्मल हम करते हैं, क्योंकि इसके 10 नंबर होते हैं। सियाक़ व सबाक़ इससे 1 तिहाई होता है, क्योंकि उसके 3 नंबर होते हैं, तो वो 7 से लेकर 10 सत्रों में कम अज़ कम 8-9-10 सतरें, आप 10 से ज़्यादा ना करें, 8-9-10 कर लें। ये मैं सियाक़ व सबाक़ लिखवाऊँगा भी नमूने के तौर पे, और तशरीह भी आपको करके किसी पैराग्राफ की हम देंगे। फिर है सवाल नंबर 4, ये नसरी सबक का खुलासा है। जो नसरी असबाक आपके निसाब का हिस्सा हैं, जिनका आगाज़ मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से होता है और ये चलते हुए पहुँचते हैं अयूब अब्बासी तक, और इसमें से 2 असबाक के खुलासे आपको दिए होंगे, और आपको इसी तरह से जिस तरह से नसर पारे में 2 नसर पारे होंगे, पैराग्राफ होंगे, 1 करना होगा, तो नसरी सबक का जो खुलासा है वो भी 1 का लिखना होगा, 2 का नहीं लिखना, 1 का लिखना है। उसमें मुसन्नफ़ के नाम का 1 नंबर है अलहदा, वो अलहदा आप लिखेंगे। लिखने के बाद मसलन आपने लिखा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, फिर उसके बाद मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे, या आपने तश्कील पाकिस्तान लिखा, या आपने अयूब अब्बासी लिखा, मौलवी नज़ीर अहमद लिखा, तो मुसन्नफ़ का नाम आपने अलहदा लिखना है। अगर सबक के खुलासे में आपने शामिल कर दिया तो अलहदा नंबर आपको नहीं मिलेगा। खुलासे के 9 नंबर हैं, 1 नंबर इसके मुसन्नफ़ के नाम का है। इसमें बाज़ औक़ात बच्चे गलती कर जाते हैं, मुसन्नफ़ की जगह लिख देते हैं शायर का नाम, तो ये गलत हो जाएगा। बेशक वो मुसन्नफ़ शायर भी हो, हाली है जिस तरह से वो शायर भी हैं, नसर निगार भी हैं, तो आपने सिर्फ वहाँ पे मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। ये असल सबक का 1 तिहाई हिस्सा, ये तलखीस होती है सबक की, तो 1 तिहाई हिस्सा। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके यहाँ सबक हैं तश्कील पाकिस्तान के अलावा बाकी इतने तवील नहीं हैं, तो आपने 2 से 2.5 सफ़े में, 1.5 सफ़े में भी खुलासा मुकम्मल हो सकता है। एक मुख्तसर सबक है उसका 1.5 सफ़े में भी हो सकता है। एक बात जहन में रखें कि खुलासे में उसी तरतीब को पेश नज़र रखा जाएगा जिस तरतीब में जो है वो सबक लिखा गया। ये नहीं कि दरमियान वाली बात आप शुरू में ले आएँ और दरमियान वाली को उठा के आखिर पे ले जाएं, आखिर वाली को आप दरमियान में ले आएं। तरतीब को आप तब्दील नहीं करेंगे, और खुलासे में अपनी तरफ से तशरीहात, अशार या कोई अक़वाल ज़र्री या कोई और बात, हदीस, कुछ भी पुरानी आयत का तर्जमा, किसी किस्म की कोई चीज़ अपनी तरफ से आप शामिल नहीं कर सकते। उसी तरतीब से आप अपने अल्फाज में मुख्तसर तौर पे जामे अंदाज में 2 से 2.5 सफ़े के दरमियान हर सूरत अपने खुलासे को मुकम्मल करेंगे। यानी अगर सबक मुख्तसर है तो वो 1.5 सफ़े 2 सफ़े पे आ जाएगा, अगर सबक जो है वो तवील है तो वो 2 से 2.5 सफ़े पे चला जाएगा। 4-4 सफ़े या 3.5 सफ़े उसमें रिपीट हो जाती है बात, और वो RP लिख कर बात को जब आप रिपीट कर रहे हैं तो नंबर आपके ज़ाया हो जाएंगे। मैं किसी दिन जो बोर्ड की हदायत हैं वो भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी समझ आ जाए बातें। फिर सवाल नंबर 5 है, ये नज़म का खुलासा होगा और एक ही खुलासा दिया गया होगा। मसलन लिखा हो कि सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़म आदमी का खुलासा तहरीर कीजिए, या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नज़म का खुलासा। इस तरह से नज़म के अशार के तरतीब के मुताबिक इसमें से आप पूरे नंबर 5 के 5 हासिल कर सकते हैं। इसमें नंबर काटे नहीं जाते अगर आपने सही तरतीब के साथ कि पहले से जो आगाज़ हो रहा है, जिस तरह से हाली की नज़म जो इसमें शामिल है, किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मसक उनमें पहले तमंगर, तो आगाज़ उसी तरह से करेंगे कि जब किसी कौम पर ज़वाल आता है तो सबसे पहले तबका उम्रा में बिगाड़ पैदा होता है। तो जब इस तरह से तरतीब आपकी लगेगी तो फिर नंबर पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। नज़म का खुलासा जो है 7-8 हद 9 सतरें हो जाएँ, कम से कम 6 सतरें हूँ छोटी सी छोटी नज़म का, क्योंकि सारे जो उसमें अशार या बंद आ रहे हैं, अगर बंद की सूरत में है तो तमाम बंदों का तरतीब के साथ उसमें से अहम बातें लेंगे, और अगर वो अशार की सूरत में जैसे ज़मीर जाफ़री की नज़म आदमी इसमें शामिल है आपके निसाब में, मरकज़ी ख्याल से बचना है कि 2-3 सतरें ना लिख दें, मरकज़ी ख्याल ना बना दें, ना उसमें तशरीह डाल दें कि अपनी तरफ से बातें डाल दें। ये इससे बचना है तो आपके 5 के 5 नंबर जो हैं अलहदा सफ़े पे लिखें। सारे सवालों को आगाज़ बेहतर ये है कि अलहदा सफ़े से करें, खुलासे का आगाज़ भी, नज़म का खुलासा भी। अब बड़ा अहम सवाल आ जाता है मज़मून नवीसी जो है। मज़मून जो है सवाल नंबर 6 जो है ये 20 नंबर पर मुश्तमिल है और बड़ा अहम
حصہ ہے اس پیپر کا، جو بچہ 16 17 18 19 نمبر لے جاتا ہے اس کو 85 اور 90 کے درمیان جانے سے کوئی نہیں روکتا۔ مضمون کا انتخاب کس طرح سے کرنا ہے؟ میرے بیٹے 3 مضمون آپ کو دیے ہوں گے مختلف موضوعات سے متعلق، وہ اہم مضامین بھی جس دن میں مضمون کو ڈسکس کروں گا وہ اہم مضامین بھی آپ کو بتاؤں گا، ان کے لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ مضمون کا انتخاب کرتے وقت جو ذہین بچے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آسانی تلاش نہیں کرنی، ہم نے عام روش سے ہٹ کر لکھنا ہے۔ مثلا مضمون آ جاتا ہے علامہ اقبال کو تو سارے بھاگ پڑھیں گے، سارے لکھنا شروع کر دیں گے اور آپ کو بھی اسی طرح کے جو اوسط نمبر وہ دے دیے جائیں گے۔ مثلا آ جاتا ہے مضمون ہے کہ میرا پسندیدہ شاعر، آگے نام نہیں لکھا ہوا، تو میرا پسندیدہ شاعر اقبال لکھنے کی بجائے آپ میرا پسندیدہ شاعر غالب لکھیں، میر لکھیں، احمد فراز لکھیں، فیض لکھیں، میر درد لکھیں، کوئی مصطفی لکھیں، اس کو تیار کریں آپ، تاکہ دوسروں سے روش سے دوسرے راستے سے ہٹ کر، اور پھر مواد دیکھنا ہے آپ نے کہ جو 3 مضمون مثلا ایک دہشت گردی پہ دیا ہوا ہے، ایک انٹرنیٹ یا موبائل کے استعمال پہ دیا ہوا ہے، ایک ماحولیاتی آلودگی پہ دیا ہوا ہے، تو آپ نے اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سا مضمون جو ہے اس کا مواد میرے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور میں اس کی پیشکش اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں حسب ضرورت۔ میں اشعار وغیرہ بھی ہیں میرے پاس، قرآن و حدیث سے حوالے بھی میرے پاس ہیں اور دیگر مواد بھی میرے پاس ہے، تو میں اس مضمون کو بہتر انداز میں لکھ سکتا ہوں اور زیادہ طویل لکھ سکتا ہوں، تو اس مضمون کو چنیں۔ یہ نہ سوچیں کہ فلاں جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے تو میں نے بھی وہی لکھنا ہے۔ طوالت اس کی جو ہے بڑے بچے جو ہیں وہ مایوس کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بہت اچھا ذہین بچہ ہوتا ہے، سارا پیپر آ رہا ہوتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے بڑی خوشی سے بتاتا ہے کہ سر میں نے بہت اچھا پیپر حل کیا ہے، میری ساری مروزی ٹھیک ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا مضمون کون سا لکھا اور کتنا لکھا؟ سر جی میں نے علامہ اقبال لکھا ہے، میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال۔ تو میں نے کہا لکھا ہوگا نا کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، یہ ہوا؟ جی ہاں۔ تو میں نے کہا یہ پسندیدگی کی وجہ ہے کہ بھی علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اس لیے مجھے پسند ہے، وہ 9 نومبر کو پیدا ہوئے اس لیے مجھے پسند ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح سے پھر نہیں لکھنا، روایت سے ہٹ کر لکھنا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو طریقہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ طوالت اس کی جو ہے وہ بچے بعض کا 3-4 صفحے لکھ کے آ جاتے ہیں، 20 نمبر کا مضمون ہے بھائی جان، یہ کم از کم 7 سے 8 صفحے، اور جو بہت ذہین بچے جو 90 پلس لے رہے ہیں یا 85 سے اوپر لے رہے ہیں وہ تو کم از کم 8 صفحے لکھتے ہیں، 10 سے 12 صفحے تک وہ مضمون لے جاتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس وقت آپ ضائع کر دیتے، نظم کے اشعار کی تشریح شیطان کی آنت بنا دی، غزل کے اشعار کی تشریح شیطان کی آنت بنا دی، نثر پاری کی تشریح لکھتے گئے 4-5 صفحے لکھ دیے، خلاصے 4 صفحہ لکھ دیا، نظم کا خلاصہ جو ہے وہ 7-8 سطروں کی بجائے پورا صفحہ یا 1.5 صفحہ لکھا ہے۔ ایک تو نمبر 0 لیا اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے وہ وقت جو قیمتی آپ کے پاس تھا وہ بھی ضائع کر دیا، یا خط لکھنے بیٹھے تو بس لکھتے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، آپ نے وقت بچانا ہے۔ 45 سے لے کے 45 تا 50 منٹ تو آپ کے پاس ہوں تاکہ آپ بہتر انداز میں لکھ سکیں۔ 1 گھنٹہ بھی آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے۔ اچھے طریقے سے ترتیب سے پہلا تمہیدی پیراگراف بنائیں گے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، پھر مواد کو ترتیب کے ساتھ لکھتے جائیں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ آخری پیراگراف میں سارے مضمون کا جو ہے ایک تجزیہ پیش کریں گے آپ اختتامی پیراگراف میں، تو آپ کو 18 سے 19 نمبر جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ وہ میں آپ کو پھر لکھنے کا طریقہ بھی صحیح طریقے سے بتاؤں گا۔ تو اب دیکھیں میرے بیٹے، یہ پہلا جو سوال آپ کا تھا وہ اس کو آپ نے پہلا حصہ اس کا جو الف جز ہے نظم کی تشریح کا، وہ میں اب تھوڑا سا اسکیچی بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں، ہاں یہ رہ گیا سوال نمبر 7 خط یا آپ بیتی۔ اس میں سے بھی میرے بیٹے یہ 10 نمبر کا سوال ہے، کوئی ایک چیز آپ کو ایک آئے گا، یا خط آ جائے گا۔ 80% خطوط آتے ہیں اور 20% آپ بیتی کا چانس ہوتا ہے۔ 9 بورڈ ہیں ہمارے، تو 8 میں خط آیا ہوتا ہے، 1 میں کہیں آپ بیتی آئی ہوتی ہے، لیکن دونوں کو تیار کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو خط جو ہے میرے بیٹے، اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ یہ 1.5 صفحہ، 1 صفحے پہ نہیں، نئے صفحے سے شروع کریں، 1.5 صفحے پہ اس کا اختتام کریں۔ جس دن میں خط پڑھاؤں گا تو خط لکھنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو میں اسکیچ پورا بنا کے دوں گا۔ آپ بیتی جو خط کے متبادل آ سکتی ہے،
کہ یا آپ بیتی موجود ہوگی، مثلا گلاب کے پھول کی آپ بیتی، زخمی شیر کی آپ بیتی، میز کی آپ بیتی، کتاب کی آپ بیتی، کرنسی نوٹ کی آپ بیتی، گھوڑے کی آپ بیتی، کوئی بھی آ سکتی ہے۔ 2.5 سے 3 صفحات، 2.5 سے 3 صفحے آپ نے جو ہے وہ اس کے لکھنے ہیں۔ اس میں لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، ایک کوئی نمونے کی آپ بیتی بھی آپ کو سناؤں گا، اور اشعار بھی میں آپ کو لکھ دوں گا کہ جتنے آپ استعمال کریں گے۔ میرے بیٹے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بچے جو ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اشعار جو لکھ رہے ہوتے ہیں پیپر میں اس کو مارکر سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ مارکر سے ہرگز نہیں لکھنا، ایسا نہیں کرنا۔ درمیان میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، وہ لکھ رہے ہیں تو درمیان میں آپ لکھیں، اور شعر کا پورا وہ دیں حوالہ۔ اگر آپ کو شاعر کا نام آتا ہے تو غالب، اقبال، احمد فراز، فیض، کچھ بھی وہ لکھ دیں گے آپ، اور شعر کی علامت ڈال دیں گے۔ اگر صرف مصرع لکھ رہے ہیں این ڈال کے اس کو لکھ دیں گے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نیلی روشنائی سے آپ پیپر حل کر رہے ہیں قلم سے، تو پھر آپ ایک قلم میں جو ہے وہ سیاہ انک بھی ڈال رہے ہیں، کالی ڈال رہے ہیں آپ، کالے رنگ کی وہ روشنائی جو ہے اس سے آپ لکھ دیں، وہ اس کی تخصیص بھی ہو جائے گی، پتہ بھی چل جائے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایسا مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ اگر وہ پیپر میں ایک صفحے میں آپ 2-3 اشعار لکھ دیتے ہیں اور وہ بھی مارکر سے، تو وہ پیپر کا جو خوبصورت مجھے تاثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اور یہ میرے بیٹے، یہ سال دوم والے بچے میرے، یہ احسان شاہیہ کا میں نے صرف تعارف آپ کو کچھ کروا دیا ہے۔ اب بعد میں جو لیکچر آئیں گے اس میں ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سوالات ڈسکس کیے جائیں گے، اور مزید اس کی وضاحتیں جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔